दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो भारतीय समाज में दशकों से हमारे पीछे पड़ा है और अभी जैसे बहुत इस पुराने जो अभी इलेक्शन हुए 2024 में, उसमें जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा और शायद ये एक कारण है कि जिसके कारण जो एनडीए गठबंधन है, वो पहले से पीछे हो गया और इंडिया अलायंस थोड़ा आगे हो गया, ऐसा मैं थोड़ा कल्पना करता हूँ। उसी के साथ-साथ जो बीजेपी के कुछ प्रवक्ता हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जातिगत जनगणना ये देश को विभाजित करेगा। पर ख़ैर, जैसे कंगना रनौत ने कहा कि जातिगत जनगणना कभी नहीं होनी चाहिए। उसके उलट अभी आरएसएस भी सामने आ गया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये शायद जो जनता के बीच में एक सेंटिमेंट उठ रहा है, एक भावना उठ रही है कि जो इंडिया अलायंस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा सामने रखा है, वो देश के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए शायद आरएसएस ने भी अभी इसकी हिमायत की है। पर अब उसी के साथ-साथ 5 अगस्त 2024 के पांचजन्य ये आरएसएस का एक मुखपत्र है। आरएसएस कभी ऐसी चीज़ों को ओन नहीं करता, पर ये उसी की पूरी आवाज़ को उठाता रहता है। उसमें एक लेख आया कि ए नेताजी कौन जात हो, ए नेताजी कौन जात हो, इस नाम का एक आर्टिकल आया और इस आर्टिकल में उन्होंने 2 चीज़ें महत्वपूर्ण कही। महत्वपूर्ण यानी उनकी विचारधारा में जो फिट होती है। एक तो ये कि भारत की जो जातियाँ हैं, उसने भारत को मजबूती दी है। भारतीय लोगों का धर्म जातियों के माध्यम से आगे चलता है। यानी और उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था का बहुत गुणगान किया है। इसी के कारण भारत में काफ़ी एक विकास, काफ़ी एक स्थायीपन था, जिसके कारण ढाके की मलमल जैसी चीज़ें यहाँ बन सकती थी, क्योंकि उत्तराधिकार में लोगों को अपनी जातियाँ मिलती थी। ये बात उन्होंने कही और दूसरी बात ये कही कि जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका एक इटालियन कनेक्शन बताते हुए, इटालियन संबंध बताते हुए कहा कि जैसे अंग्रेज़ों को ब्रिटिश मिशनरी जैसे क्रिश्चियंस को, खासतौर से क्रिश्चियंस को यहाँ की जाति व्यवस्था एक कांटे की तरह लग रही थी, वैसे ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, इनको भी जाति व्यवस्था एक कांटे की तरह लग रही है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये इसका कारण ये है कि ये जो कांग्रेस है, ये लॉर्ड ए.ओ. ह्यूम और ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी उत्तराधिकारी है। लॉर्ड ए.ओ. ह्यूम हम जानते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में मदद की थी और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत का शोषण किया। तो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था थी, उसके विरोध में ये कांटा थी मिशनरियों के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और उसी प्रकार का कांटा आज की कांग्रेस को लग रहा है। अब ये बहुत अजीब बात है। तीसरी बात वो कहते हैं कि यहाँ जो जाति व्यवस्था है, सिर पर मैला ढोने की प्रथा है, ये मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ ला दी। वो कहते हैं कि ये जाति व्यवस्था का उल्लेख तो मिलता है, पर पहले इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि सिर पे मैले ढोने की प्रथा लागू की जाए। खैर, इन लोगों का ये एक नैरेटिव खास तौर से यही है कि भारत में पहले तो कहते थे कि भारत में जाति प्रथा जो आई, वो मुसलमान राजाओं के आक्रमण और उसके बाद उनके किए अत्याचार के कारण आई। ये उनका एक आर्गुमेंट था और दूसरा उनका तर्क था कि जाति व्यवस्था में कोई ऊंच-नीच नहीं है, सभी जातियाँ बराबर हैं। ऐसा उनका एक आर्गुमेंट था और पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी वो जो नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि मुसलमानों के कारण यहाँ जाति व्यवस्था में भेदभाव आया और सिर पर मैला ढोने की प्रथा भी आई। अब वास्तव में कहा जाए तो ये अपनी सुविधा के अनुसार पुराने ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार ये तथ्यों को तोड़ते-मरोड़ते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक जाति व्यवस्था का सवाल है, इसका उल्लेख तो दूसरी शताब्दी की मनुस्मृति में हो चुका था। उसमें समाज को कैसे जातियों में बाँटते हैं, उसमें किस प्रकार से अलग-अलग जातियाँ हैं, उसका उल्लेख आ चुका था।
और वज्रसनेही संहिता, इसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि चांडालों का काम मैला ढोना है, बाकी कामों के अलावा ये काम भी उनका है। और नारद संहिता जो है, नारद संहिता में भी शूद्रों के जो काम गिनाए गए हैं, उसमें साफ सफाई रखना, मैला ढोना और बाकी समाज की गुलामी करना, ये उसमें स्पष्ट रूप से दी हुई है। चांडालों को तो एक गुलामी कहते थे और मैला धोने का उनका मुख्य काम होना चाहिए, ये उनकी राय थी। खैर, अब जहाँ तक दोनों चीज़ों का सवाल है, पहली बात तो ये है कि इस जाति प्रथा का ये गुणगान कर रहे हैं। ये जाति प्रथा, जो यहाँ के चिंतक, विचारक, जिन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए काम की शुरुआत की, जैसे ज्योतिराव फुले हो गए, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हो गए। खासकर अम्बेडकर जी ने इस अपने लेखनों में इस बात को हाईलाइट किया है, इस बात को रेखांकित किया है कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणवाद द्वारा थोपी हुई एक व्यवस्था है। ब्राह्मणवाद द्वारा थोपी गई समाज पर एक व्यवस्था है और इसमें जो दलितों से गुलामी करते हैं और बाकी कुरीतियां हैं, ये इस प्रकार की जाति व्यवस्था के कारण है। एक बार आप वर्ण जाति व्यवस्था ले आए तो फिर उनमें ऊंच नीच आना स्वाभाविक है। ये ऐसा उनका एक लेखन है। और जैसे कि जाति में खास तौर से किसी उद्योग से, किसी काम से उनको जोड़ा जाता है, तो ये उसमें चलने वाली एक चीज है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का कहना है। जहाँ ये आरएसएस जाति व्यवस्था का गुणगान कर रही है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर अपने अनुभव से और अपने अध्ययन के आधार पर लिखते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है और इसका पूरा पूरा इसकी समाप्ति की जाना चाहिए, ऐसी उनकी राय है। अब दूसरी बात जहाँ तक है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जाति व्यवस्था एक कांटे की तरह लगना, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी से और लॉर्ड ए ओ ह्यूम से कोई संबंध नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं तो जिस समय लॉर्ड ह्यूम ये बात कर रहे थे, जिन्होंने समर्थन किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने का, उसी समय आधुनिक भारत के बहुत सारे संगठन बन रहे थे। आधुनिक भारत के संगठन जैसे मद्रास महाजन सभा, फिर बम्बई की बॉम्बे एसोसिएशन, जिसको जगन्नाथ शंकर शेठ ने स्थापित किया था, फिर पुणे एसोसिएशन, जिसको एम जी रानाडे ने संस्थापित किया था। ये सब संगठन उन लोगों के थे जो यहाँ आए हुए सामाजिक परिवर्तनों के साथ नए समाज में आना चाहते थे, यहाँ की बदलती हुई व्यवस्था का प्रतीक बनना चाहते थे। और इन लोगों ने एक्चुअली 1883 में ही कलकत्ता में एक बड़ी मीटिंग की थी और उसका उद्देश्य ये था कि हम भारतीयों को एक ऐसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक ऐसे राजकीय मंच की जरूरत है जो हमारी राजनीतिक मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचा सके। और इसीलिए उन्होंने जो पहले मांगे रखी, उन मांगों में क्या था? पहली बात थी कि भाई आईसीएस, जो पहले आईएएस के नाम पे अभी है, पहले आईसीएस, इनकी परीक्षा के केंद्र केवल लंदन में थे। तो इन्होंने मांग रखी कि इनकी परीक्षा के केंद्र दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में खोले जाएं ताकि यहाँ के लायक लोग उसमें भाग ले सके, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ उद्योगपति विकसित हो रहे हैं, उद्योगों के कारण भारत का बदलाव आएगा, भारत की बात कर रहे हैं वो। और इसलिए इन उद्योगपतियों के लिए जो सहूलियतें हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये मुहैया कराई जाए। और तीसरा उनका कहना था कि अभी भारत के बहुत सारी श्रम शक्ति जो है, ये गांव में जमींदारों के नियंत्रण में गुलामी कर रही है। तो इसलिए जमींदारों पर नियंत्रण लाया जाए ताकि ये लोग इस गुलामी से छूटकर शहरों में आ सकें, और शहरों में आ सकें, फैक्ट्रियों में काम कर सकें और अपने सामाजिक ओहदे को बेहतर बना सकें। तो ये कांग्रेस का मुख्य बनने का कारण था और वो था यहाँ का सामाजिक बदलाव। ये कोई, और इसी कांग्रेस में से वो जो लीडर निकले, वो लोकमान्य तिलक हों या बाद में महात्मा गांधी हो, इन्होंने ब्रिटिश शक्तियों से संघर्ष किया। यही वो शक्तियां थी जिन्होंने ब्रिटिशों से संघर्ष किया और जिसके कारण बाद में जाकर भारत आजाद हुआ। जबकि ये आरएसएस और दूसरे लोग ये पुराने मूल्यों में फंसे रहे और इन्होंने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया, गरीब लोगों की बात कभी नहीं उठाई।
तो ये पुराने ग्रंथों पर टिके हुए हैं और उनकी उन बातों को छुपाना चाहते हैं जिसमें जाति व्यवस्था है, जितने ऊंच नीच है। तो एक तरफ हम देखते हैं कांग्रेस का ये जो अभी एजेंडा है, कांग्रेस या पूरा मैं कहूँ इंडिया अलायंस का, कि हमें यहाँ जातिगत जनगणना चाहिए। उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पे ऊंच नीच है और बाकी लोगों को पिछड़ा रखा है, उसका विरोध करना चाहिए। ये एक बात है। दूसरा, इसमें ये भी बता दूं कि जो आरक्षण की शुरुआत हुई वो गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होने के बाद हुई। पूना पैक्ट, उसमें जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बदले आरक्षण की बात आई थी और उसी का कंटिन्यूएशन, उसी का आगे की जो बात थी वो संविधान में रखी गई। और जो जिसका विरोध करने के लिए ये आरएसएस से जुड़े संगठन हमेशा काम करते रहते हैं, जिसके कारण 1980 में दंगे करवाए गए अहमदाबाद में, फिर 1985 में करवाए गए और फिर मंडल कमीशन के लागू होने के बाद इन्होंने पूरी तौर से इस आरक्षण की नीति का एक चालाक तरीके से इसका समर्थन नहीं किया और छुपे तौर से इसका विरोध करते रहे। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रवाद को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और ये एक तरफ भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रतीक के रूप में मनुस्मृति को जलाते हैं, मनुस्मृति का दहन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून है, इसमें जाति व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात है और यही अम्बेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। जबकि आरएसएस एक तरफ पुराने धर्म ग्रंथों के मूल्यों को का गुणगान करता है और दूसरी तरफ एक अंदर के रूप में संविधान के मूल्यों को नहीं मानता। और जैसे इनके सर संघ चालक जो के सुदर्शन थे सन 2000 में, उन्होंने बयान दिया कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित। तो दोस्तों, आज समाज में समता लाने के लिए जो हमारे संविधान का बहुत बड़ा सबसे पहला मूल्य है, वो लाने के लिए जातिगत जनगणना का विरोध ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने हैं, ऊंच नीच को बनाए रखना है। इसीलिए वो इस प्रकार के नए नए तर्क सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जातिगत जनगणना को रोका जा सके। खैर, अभी आरएसएस ने उसको मान्यता दे दी है, तो आगे आने वाले समय में ये किस प्रकार की चालाकी करेंगे, ये देखने का मुद्दा है। दोस्तों, लगता है आपको इसके कुछ विचार पसंद आए होंगे, ये वीडियो का आर्गुमेंट तर्क पसंद आए होंगे। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।